मिल्की वे, अरबों तारों का घर, अरबों दुनियाओं पर उदय और अस्त होता है, जिसमें हमारी खुद की दुनिया भी शामिल है। इस विशाल विस्तार में हमारा सूर्य, पृथ्वी और ग्रह कैसे बने। हाल के दशकों में सौरमंडल के विकास के बारे में हमारी समझ में काफी सुधार हुआ है, लेकिन गहरे सवाल बने रहते हैं। उन सवालों का जवाब जानने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स सौरमंडल की बहुत छोटी सी जगह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। एस्टेरॉयड बेनू, चट्टान और ऑर्गेनिक मटेरियल का एक टुकड़ा, हमारे पृथ्वी के सौरमंडल के शुरुआती अर्ली बिल्डिंग ब्लॉक्स में। बेनू एक टाइम कैप्सूल है और इसकी यात्रा हमें 4 अरब 50 करोड़ साल पीछे ले जाती है। बेनू और हमारे सौरमंडल के कच्चे माल की उत्पत्ति एक स्टेलर नर्सरी में हुई थी। हाइड्रोजन, हीलियम और धूल का एक विशाल बादल। हमारा अपना सूर्य अभी तक मौजूद नहीं है। इसके पास इस तरह के गर्म तारे हैं जो जल्दी से अपने ईंधन को जला देते हैं और एक विशाल विस्फोट में खुद को नष्ट कर देते हैं, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। विस्फोट हमारे बादल को अस्थिर कर देता है, जिससे वह ढह जाता है। भूगर्भिक पलक झपकते ही 1 लाख वर्ष ग्रेविटी और एंगुलर मोमेंटम बादल को एक घूमती हुई डिस्क में समतल कर देती है। केंद्र में, जहां मॉलिक्यूल्स आपस में कसकर टकराते हैं, एक प्रोटोस्टार अविश्वसनीय दबाव और तापमान तक पहुंचता है। डिस्क के भीतर गहराई में धूल के गुच्छे, जो गेहूं के दाने से ज्यादा बड़े नहीं होते, अचानक गर्म होकर पिघली हुई चट्टान की बूंदों में तब्दील हो जाते हैं, जिन्हें चॉनरूल्स कहा जाता है। इस गर्मी का स्रोत एक रहस्य बना हुआ है। चॉनरूल्स का सौरमंडल के निर्माण खंड बनना तय है। ग्रेविटी और हलचल के कारण चॉनरूल्स आपस में चिपक जाते हैं। वे पहले एस्टेरॉइड्स में, पहाड़ों में, ग्रहों में विकसित होते हैं। एस्टेरॉइड चट्टान, धातु, बर्फ और कार्बनिक पदार्थों के मलबे के ढेर हैं। यह बड़ा एस्टेरॉइड बेनू का मूल पिंड है, एक प्रोटोग्रह जिसके आकार का हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। प्रोटोस्टार के करीब एक ग्रह बनना शुरू हो जाता है और फिर सौर मंडल में एक नई सुबह। प्रोटोस्टार फ्यूजन से गुजरता है और प्रज्वलित होता है, जिससे हमारा सूर्य प्रकट होता है। लेकिन सौर मंडल अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जुपिटर के सबसे अधिक संभावना इसके बाहरी किनारे के पास बनने की है। लेकिन सूर्य के प्रज्वलित होने के ठीक 500 मिलियन वर्ष बाद कुछ लोगों का मानना है कि यह धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ता है। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण एस्टेरॉयड बेल्ट में लहरें उत्पन्न करता है, अनगिनत एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को बाधित करता है और उन्हें सूर्य की ओर फेंकता है। वे आंतरिक ग्रहों पर बारिश करते हैं, टकराते हैं और उनकी परत के बड़े हिस्से को फिर से पिघला देते हैं। क्या इन प्रभावों से जीवन के लिए प्रमुख तत्व, जैविक पदार्थ और पानी भी मिले? एस्टेरॉयड बेल्ट में बेनू का मूल शरीर भाग्यशाली है। यह भारी बमबारी की इस अवधि में बच गया। सौरमंडल ठंडा और शांत हो जाता है। जुपिटर और उसके कई चंद्रमा वही कक्षाएं ग्रहण करते हैं जो हम आज देखते हैं। अरबों वर्षों का मौन अनुसरण, कमोबेश। फिर 1 अरब साल पहले एक सिद्धांत से पता चलता है कि टकराव से प्रोटोग्रह टूट जाता है। कुछ मलबा शिथिल रूप से एकत्रित होकर एक नए छोटे शरीर में बदल जाता है, बेन्यू। लेकिन बेन्यू अपनी जगह पर नहीं रहेगा। सुस्त, गैर चिंतनशील, यह धीरे धीरे सूर्य की ओर बढ़ता है। सूर्य का तापन इसके गर्म हिस्से को कम तीव्रता वाले थ्रस्टर में बदल देता है। लाखों वर्षों के दौरान बेन्यू की कक्षा धीरे धीरे स्थिर होती गई, जब तक यह शनि के गुरुत्वाकर्षण के साथ संपर्क नहीं कर लेता, अपने प्रक्षेप पथ को बदल नहीं देता और शनि इसे आंतरिक सौरमंडल में फेंक नहीं देता। पृथ्वी और शुक्र के साथ क्लोज इनकाउंटर होती है। उनके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने बेन्यू को बार बार खींचा और सुधारा होगा। इसे अंदर बाहर किया होगा और ढीली सामग्री को खींचा होगा। परिणाम स्वरूप अब तक इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। आज नासा बेनू का पता लगाने और एक नमूना प्राप्त करने के लिए ओसाइरिस रेक्स नामक एक अंतरिक्ष यान भेज रहा है। क्यों? बेनू अपनी लंबी यात्रा से बच गया है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया है, जिससे इसके रहस्य हमारी पहुंच में आ गए हैं। अब यह हमें सौरमंडल के इतिहास, इसके गठन, इसके विकास और तारों के बीच हमारे अपने स्थान के बारे में और अधिक सिखाने के लिए तैयार है। इस नेचुरल ज्ञान के सफर में हमें आपका साथ चाहिए। इसके लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें बढ़ने में मदद करेगा और हमें आपके साथ इस सफर का आनंद लेने का मौका मिलेगा। यूनिवर्स की बातें करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।